Hello friends, my name is Sonia and you are watching Dr. Sonia's lecture. तो हमने सेल इंजरी पढ़ी जिसमें का मेन कोज था हाइपोक्सिया। ठीक है, तो हाइपोक्सिया को हमने अच्छे से डिटेल में समझ लिया और जनरल सेल इंजरी का हमने जनरल इंट्रोडक्टिव पार्ट भी देख लिया। उसके बाद में सेल इंजर्ड होने से पहले अपने आप को एडेप्ट करने की कोशिश करती है, मीन्स एडेप्टेशन। तो हमने एडेप्टेशन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। उसके बाद में रिवर्सिबल सेल इंजरी आता है, मीन्स सेल में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं कि वो मोर्टेलिटी की तरफ जाए। तो उस कंडीशन में अगर हमने नॉर्मल सेल को एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंटल दे दिया तो सेल अपनी वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो भी उसके पैथोजेनेसिस थे, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस हो रहे थे वो हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी में अच्छे से पढ़ लिया। अब अगर उसमें भी सेल के जो इंजरस एजेंट सेल में प्रेजेंट रहता है, यानी कि क्रोनिसिटी बनी रहती है, तो रिवर्सिबल से सेल इरिवर्सिबल यानी कि ऐसी कंडीशंस में पहुंच जाती है जहां से सेल अपने आप को वापस नॉर्मल नहीं कर पाती है और फाइनली वो मोर्टिलिटी की तरफ यानी कि डेथ हो जाती है फाइनली। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल है वो दो तरह से होता है, या तो एपोप्टोसिस के रूप में होता है या नेक्रोसिस के रूप में होता है। एपोप्टोसिस यानी कि किसी भी सेल को इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया है कि डायरेक्ट वो उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो वो एपोप्टोसिस है। और धीरे धीरे यानी कि सेल का मेन कोज क्या था, हाइपोक्सिया, उसकी वजह से वो काई में एडेप्टेशन और एडेप्ट करने की लिमिट से बाहर यानी कि रिवर्सिबल के बाद में वो इरिवर्सिबल और फाइनली उसमें क्या हो जाती है, सेल डेथ की तरफ चली जाती है। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है, ये काई में आती है, नेक्रोसिस में आती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल का माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, यानी कि किसी तरह का ऐसा एजेंट आया जिसने क्या करा, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन कर दिया, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी लीक आउट हुआ। ठीक है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और उसने सारी जो सेल के ऑर्गेनल्स है उसको डिफेक्ट कर दिया, जिससे कि क्या हो गई, सेल की डेथ हो गई, यानी कि एपोप्टोसिस वाली कंडीशंस। और दूसरा नेक्रोसिस वाली कंडीशन, यानी कि धीरे धीरे सेल अपनी प्रोग्रेसिव कर रही है काहे की, सेल डेथ की तरफ। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू हाइपोक्सिया की वजह से जो सेल होता है उसमें एटीपी कम बन रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, एटीपी कम बनने की वजह से जो कैल्शियम रहता है, जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर एक पंप लगा है, यानी कि क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से कैल्शियम को बाहर भेजता है और बचे हुए कैल्शियम का अगर यूज़ होता है तो थोड़ा यूज़ करता है और एक्स्ट्रा को बाहर भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी कम है, तो एटीपी कम होने की वजह से क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम बाहर नहीं जा पाता है और अंदर ही एक्यूमुलेट होने लगता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कैल्शियम के साथ में ज़्यादा अटैच होने की टेंडेंसी रहती है, तो जो भी कैल्शियम रहता है वो कहाँ चले जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। इसी को माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी बढ़ जाती है कैल्शियम की वजह से, इसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। ठीक है, जिसकी वजह से सेल की अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और बहुत सारे कैल्शियम की वजह से बहुत सारे एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, और कौन कौन से, फास्फोलाइपेज एंजाइम्स और न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। यह फर्स्ट देखते हैं हम लाइसोसोमल एंजाइम। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उसके जो लाइसोसोम होता है, या उसको पता है आपको कि जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं इसके एंजाइम्स, तो ये क्या करते हैं कि सेल के जो अंदर के ऑर्गेनल्स होते हैं छोटे छोटे, तो उन्हीं सभी को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाता है। और दूसरा न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस तो नाम से आ रहा है कि न्यूक्लियस और एज, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल रहेगा उसको वो क्या करेगा, डिफेक्ट करेगा, यानी कि डिस्ट्रॉय करेगा। तो जो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करेगा तो तीन टाइप से डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि फर्स्ट है पिक्नोसिस, यानी कि इंक डॉट न्यूक्लियस। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो न्यूक्लियस एक डॉट, डार्क डॉट की तरह दिखेगा, यानी कि इंक के जैसे दिखेगा, तो इसी के ऊपर बोलते हैं पिक्नोसिस, यानी कि इंक डॉट न्यूक्लियस। दूसरा होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा हो जाता है, उसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, यानी कि जो थोड़े बहुत 2 से 3 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि पार्ट्स में वो टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं कैरियोरेक्सिस, यानी न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। और कैरियोलाइसिस, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता है। ठीक है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाता है, यानी टोटल ब्रेक डाउन हो जाता है। फाइनल जो वो एंजाइम एक्टिवेट होता है वो होता है फास्फोलाइपेज। फास्फोलाइपेज यानी कि जो सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, क्यों, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो काई से बनी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। और फास्फोलाइपेज क्या करता है, सेल फास्फोलिपिड्स को डिस्ट्रॉय करता है, अल्टीमेटली किसको, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो फास्फोलाइपेज है ये हमको इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो फास्फोलाइपेज जो रहता है वो
अगर कार्डियक का एग्जांपल देके समझाने का कोशिश करिए, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर्सिबल में क्या होता है कि आपको पता है कि रिवर्सिबल में क्या होता है, सेल स्वेल अप हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्डियक में क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है, ठीक है, और अदर कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो जब अगर कोई भी पेशेंट आता है चेस्ट पेन की कंप्लेंट से, तो अपन को उसको पता करना है कि ये हार्ट अटैक वाला चेस्ट पेन है या फिर इसको कौन सा वाला है, एंजाइना वाला हार्ट मतलब कि चेस्ट पेन है। तो इसको अपन पता करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे फास्फोलाइपेज एक्टिवेट हुआ, ठीक है, तो इसने क्या करा कि सेल की जो कार्डियक सेल मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, उसको डैमेज कर दिया, जिससे क्या हुआ कि कार्डियक एंजाइम्स और ये क्या हो गया, बाहर आ गए, कहाँ पर, ब्लड में, ठीक है। तो अगर ये एक बार डैमेज हो जाती है सेल की मेम्ब्रेन, फिर ये वापस रीजनरेट नहीं हो पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रोनिसिटी रहती है, ठीक है। तो ये गाय में फाइनली मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक वाला है। और अगर ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, यानी कि हमारा फास्फोलाइपेज एक्टिवेट नहीं हुआ है जिससे सेल मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हुई है, तो हमारा जो कार्डियक एंजाइम्स है या ट्रोपोनिन वगैरह है वो कार्डियक सेल के अंदर ही रहेंगे, यानी कि ये क्या होते हैं, सेल में इसके मतलब कि सॉरी ब्लड में जो रहते हैं इसका लेवल ज़्यादा बढ़ता नहीं है, मतलब बढ़ता ही नहीं है, ठीक है, जो नॉर्मल रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये पता चल जाता है इससे कि एंजाइना वाला पेन है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला पेन है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, चेस्ट पेन हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है, रिवर्सिबल, क्योंकि चेस्ट पेन क्यों होगा, इस्चेमिया की वजह से, यानी कि हाइपोक्सिया की वजह से इस्चेमिया होगा, और फाइनली क्या होता है, लास्ट में जाके चेस्ट पेन होता है, यानी कि एंजाइना वाला, ठीक है। तो सेल स्वेलअप होती है इसमें, एंजाइना एंजाइम्स वॉन्ट लीक आउट, यानी कि जो एंजाइम होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इसमें रप्चर नहीं हुई है। और उसके बाद में एंजाइम्स लेवल नॉर्मल इन ब्लड एंड सीन इन एंजाइना में देखा जाता है, ठीक है। और दूसरा है, इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, किसकी वजह से, फास्फोलाइपेज की वजह से, जिससे क्या होता है, कार्डियक एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है कि इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन डैमेज होती है जिससे एंजाइम्स इस कार्डियक सेल्स लीक आउट होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स इन कार्डियक सेल्स क्या होता है, लीक आउट हो जाते हैं। उसके बाद में एंजाइम लेवल कि ब्लड में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, सीन इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मीन्स हार्ट अटैक में ये देखा जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। इसके बाद में हम 2 टॉपिक्स और पढ़ेंगे, यानी कि एपोप्टोसिस वाला और नेक्स्ट नेक्रोसिस वाला, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और देखने के लिए धन्यवाद।